अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। खबरें दो तीन बड़ी अहम है जनाब। एक तो हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से दर्जनों की तादाद में अब लोग अलहदा हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पार्टी छोड़ने का ये सिलसिला जारी है। मज़ीद भी रहनुमाओं के बारे में यही खबरें हैं कि कोई जल्दी कोई बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और पार्टी से अलग हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सब पार्टी से अलग हो रहे हैं, और क्यों इमरान खान साहब का साथ देने के लिए मज़ीद तैयार नहीं दिखाई दे रहे? इस हवाले से गुफ्तगू होगी। पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? ये लोग जो सब जा रहे हैं, क्या नई पार्टीज़ बनाएंगे, पुरानी पार्टीज़ में शामिल होंगे, या सियासत ही नहीं करेंगे, अच्छे वक्त का इंतज़ार करेंगे? इसके ऊपर भी बात होगी। जहांगीर खान तरीन साहब भी एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने भी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी का क्या फ्यूचर होगा? क्या वो PTI में बड़ा डेंट डालने में कामयाब हो सकते हैं? इसके ऊपर भी बात होगी। और एक अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया है, उसके ऊपर भी खास तौर पर बात होगी। जुडिशल कमीशन जो बनाया गया था ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से, इस मामले के ऊपर जो इमरान खान साहब PTI की दरख्वास्तें थी, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने काबिल समाअत करार दी हैं, और साथ ही साथ मुअत्तल कर दिया नोटिफिकेशन। जुडिशल कमीशन को काम से भी रोक दिया। तो ये कितना अहम फैसला, इससे आगे क्या निकलेगा, इस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, बड़ी तेज़ी से लोग PTI छोड़ रहे हैं, और हम देख रहे हैं रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। अब तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती लगता है जी अब कोई और आया PTI को छोड़ने का ऐलान करेगा। चलिए छोड़ रहे हैं, लेकिन रोते क्यों हैं छोड़ते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, सीधी सी बात है, वो सियासत तो छोड़ रहे हैं, लेकिन वो अपना मुस्तकबिल जो है ना, उस पर रोते हैं, अपने ख्वाब टूटते हुए रोते हैं। वो जब ख्वाब टूटते देखते हैं तो रोते हैं। उन्होंने जब सियासत में आए थे तो अपनी जानें लगाई, अपना वक्त लगाया, अपना सरमाया लगाया, और उसके बाद सियासत में जगह बनाई। अब जब उन्हें अपने किए कराए पे एकदम से पानी फिरता हुआ नज़र आता है तो फिर वो रोते हैं। वो इस बात पे रोते हैं कि उनके लीडर ने क्या ऐसा कर दिया कि आज उनको ये दिन देखना पड़े। उनके लीडर ने, लोगों के लीडर, दूसरी जमातों के लीडर इस तरह के काम करते हैं कि वो उनका अपने पार्टी वर्करों के लिए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए आगे जगह बनाते हैं। इनके पार्टी के एक फैसले ने, 9 मई के मामलात ने इनको बिल्कुल ज़मीन में धकेल दिया, तो रोते इसलिए हैं। लेकिन इस एक तासुर ये भी उभर रहा है कि शायद ये लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, और लोग तो कह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेशर कॉन्फ्रेंस है। तो इस बात में कितनी सदाकत हो सकती है? क्योंकि हम ये तो इमरान साहब बड़ा ऑब्वियस है ना कि जो जेल में है तब तक जेल में है, जब तक वो आके PTI नहीं छोड़ता। जैसे ही वो PTI छोड़ने का ऐलान करता है तो वो रिलीज हो जाता है। देखिए समीना, बात सीधी सी है। हो सकता है कि आपकी बात ठीक हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह कुछ प्रेशर कॉन्फ्रेंसेस भी हों, लेकिन देखना ये है कि क्या तमाम लोग प्रेशर में ही आके कर रहे हैं? अगर तमाम लोग प्रेशर में आकर ये ऐलान कर रहे हैं, ये फैसले कर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनकी कमिटमेंट इमरान खान साहब से या PTI से को इतनी अच्छी तो नहीं थी। क्योंकि इस तरह के मामला तो माजी में देखे, नून लीग में भी बड़ा प्रेशर था, लेकिन नून लीग के तो बंदे उस तरह से छोड़ के नहीं गए थे। इसी तरह से मुख्तलिफ जमातों में, मुख्तलिफ अदवार में प्रेशर होते हैं। असल मामला ये है कि 9 मई का जो वाक़या हो गया, और जिस तरह से वहाँ गेम चेंजर साबित हो गया, वो गेम चेंजर हुआ। देखिए APS ने जिस तरह से पाकिस्तान में तब्दीलियाँ की थी, उसी तरह से 9 मई का वाक़या जो सियासत में एक भूचाल लेके आया, उस भूचाल ने बहुत कुछ उखाड़ पिछाड़ के करके रख दिया। ठीक हो गया। आज हमें सीनियर तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा ने भी ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, पहली दफ़ा हो रही है। मोना आलम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ। प्लीज़ लेट मी अलाउ कि मैं ज़रा चौधरी साहब का एक मौक़िफ़ ज़रूर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। चौधरी साहब, ये जो PTI के लोग छोड़कर जा रहे हैं, बहुत इस पर तनकीद हो रही है कि जनाब प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, और जो है वो जल्दी कुछ दिन जेलों में रहे हैं और खुदाफिज कह रहे हैं। इन लोगों ने तो 300 दिन भी रहे तो, लेकिन गए नहीं छोड़ के। तो आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है कंपेयर करना मुख्तलिफ पार्टीज़ का और PTI के लीडर्स के साथ जो प्रेशर है? जो प्रेशर PTI के लोगों पे आया है और पिछले 1.5 साल से है, 9 मई का तो बिल्कुल इमरान साहब ने कहा ना, वो गेम चेंजर था। देखिए बात यह है कि 9 मई का जो एक अंदोना वाक़या है, तारीख़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप जाके कोर्ट कमांडर्स हाउसेस पे हमला करते हैं या तनसीबात पे हमला करते हैं, शोहदा की जो, ये तो हमेशा एक हमारे लिए एक सैक्रेड चीज़ें थी। उसके बाद का जो
अनलिश हुआ, रियासत का एक रिएक्शन था, वो आना था। मैंने हमेशा कहा कि वो आएगा, तो उसकी वजह से भी और उससे पहले भी एक कॉन्टीन्यूस, देखिए फिर जब से ये चेंज हुआ, नो कॉन्फिडेंस, ये उससे पहले उसके मुसलसल बाद आप देखिए जो है पीटीआई के जो लीडर्स लीडरशिप थी और जो कारकुनान थे वो मुसलसल उस प्रेशर में रहे। ये जो कंपैरिजन है दूसरी जमातों का इनके साथ, इसका कोई बुनियाद भी समीना बेहतर नहीं है। मसलन आप कभी भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल कैदी हैं, उनका ट्रीटमेंट इस तरह से नहीं होता जिस तरह से वो शिकायत करते रहे या उनका। बहरहाल ये मामला जो है अब जो डिसमेंटलिंग हुई है पीटीआई की, उसके पीछे 9 मई का ज़ाहिर है वाक़या, और लोग ये रियलाइज़ भी करते हैं कि शायद वायलेंस जो है ना जी, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कभी शख्साना नहीं होता। हमेशा पुरअमन एहतजाज किया जाता है, और एहतजाज पुरअमन ही होना है। जो लॉन्ग लास्टिंग पीस होते हैं एहतजाज, वो हमेशा होते हैं। जब वायलेंस आ जाती है किसी जमात में या मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, उसको डिफेंड नहीं कोई कर सकता, प्रॉब्लम उसको कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मोना आलम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोना आलम साहिबा, आपके ख्याल से जो लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, ये क्यों छोड़ रहे हैं? क्या इसकी वजह आपको नजर आती है? इसमें तो मेरा ख्याल है कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्यों छोड़ रहे हैं। सबको नजर आ रहा है कि क्यों छोड़ रहे हैं। उनको अब तो जज ने भी कहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी कहने लगे थे असद उमर साहब को कि आपको तब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो 3 MPO के तहत पकड़ लिया जाता था जब भी उनको कोई अदालत छोड़ती थी। देखिए बहुत सारे रीजंस होंगे, 9 मई वाला वाकया भी अगर रीजन है तो हो सकता है ये कि पार्टी की इस पॉलिसी से, या अगर पार्टी तो वैसे डिनाई करेंगे ना, पीटीआई आज तक डिनाई करती है कि ये हमारी पॉलिसी थी नहीं। अगर पार्टी की ये पॉलिसी थी तो फिर ये कि उनको इस पॉलिसी से इख्तिलाफ रखते हुए खुद ही छोड़ देना चाहिए था, जिन लोगों को पसंद नहीं थी ये पॉलिसी। लेकिन ये चीज कि वो एक अरेस्ट में रह के आते हैं, C क्लास जेल भुगतते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि हाँ 9 मई का वाकया बहुत खराब था और अब हम इसके ऊपर पार्टी छोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल चीज समझ से बाहर है। क्योंकि एक बिल्कुल ऐसा लगता है, आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग जो आते हैं वो उनके पास एक पर्चा भी होता है जिससे वो लोग पढ़ रहे होते हैं, और उस पर्चे में 2-3 चीजें मुश्तरका लिखी होती हैं। एक तो 9 मई के वाकये की मजम्मत लिखी होती है, और दूसरा ये लिखा होता है कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ रहा हूँ। और सिर्फ मेरा ख्याल है असद उमर ने थोड़ा सा स्पाइन दिखाया है कि उन्होंने एक तो ये कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी भी उन्होंने पीटीएम पे तनकीद की थी, उनको मैं सबसे ज्यादा इसमें कोई जो ड्यू एक क्रेडिट है मैं दूंगी, वरना तो बाकी जो पीटीआई के लीडर्स थे उन्होंने तो यकीन करें अपनी जो पॉलिटिकल साख है वो भी उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी भर के लिए खत्म कर दी है। मैं नहीं समझती इस तरह के लोगों को कोई और भी पार्टी अपने अंदर जगह देगी आइंदा कमिंग टाइम्स में, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है जो पीटीआई के साथ आज हुआ है, माजी में वो पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, हर जमात के साथ होता रहा है, कभी MQM, हर किसी के साथ होता रहा है। तो अगर इस तरह के लोग जो इस तरह से मतलब छोड़ रहे हैं, और छोड़ते हुए ये भी नहीं कि या तो आप छोड़ते हुए बोले ना कि भाई मेरे साथ ये हुआ है और फिर मैं इसके तहत, कुछ लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल आप समझे बगैर कुछ बोले, बगैर थोड़ा सा भी हिंट दिए बस कह रहे हैं जी हम छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को इंसान, मतलब अगर आप ये भी नहीं कह सकते हैं एक्सप्लिसिटली कि आपके ऊपर कोई दबाव था, या खुल के आप ये बात भी नहीं, इतना भी नहीं बोल सकते हैं, तो फिर तो आप लीडर कहलाने के काबिल नहीं हैं। अगर आप अपने खिलाफ नाइंसाफी पे नहीं बोल सकते तो फिर आप किसी के लिए कैसे खड़े होंगे? क्योंकि लीडर्स तो हम यही देखते हैं ना कि सियासी रहनुमा आवाम के लिए खड़े, आवाम की बात कि भाई हाँ मेरे साथ ये हुआ, छोड़ दी पार्टी, मुझसे यही चीज चाहिए थी ना, मैंने छोड़ दी है। लेकिन ये कि मैं प्रेशर्स डिनाई नहीं करता कि मेरे ऊपर बेतहाशा प्रेशर्स थे। कुछ लोगों ने हिंट करते हुए बातें बोली है प्रेशर्स की, मैं उनको भी थोड़ा सा एक क्रेडिट देती हूँ। असद उमर साहब की सबसे ज्यादा इसमें वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने ये तक कहा कि अभी भी, मतलब वो पहले, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे एक फैक्ट्री लगी हुई है व्हाइट वॉश की, उसके अंदर से एक शख्स आता है एक अलग रंग में रंगा हुआ, उसके अंदर से होके निकलता है तो उसका रंग मुख्तलिफ हो जाता है। एक व्हाइट वॉश की फैक्ट्री गोया मालूम होती है ये। मतलब उनमें एटलीस्ट ये तो था, असद उमर में इतना स्पाइन तो था कि वो जब अंदर गए थे तब भी वो इमरान खान को डिफेंड कर रहे थे, वो बाहर आए हैं तब भी उन्होंने इमरान खान को डिफेंड किया। उन्होंने ये कहा है कि जी वो अभी भी इमरान खान साहब से ज्यादा फौज से कोई मोहब्बत नहीं करता, ये उन्होंने बात की है अपनी उस प्रेशर में।
तो एटलीस्ट कुछ तो बोले ना, मतलब आपने तो ऐसा दिखा रहे हैं कि आप कुछ तो कैरेक्टर शो करें, राइट, सही। ये आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन इमरान साहब आप समझते हैं कि कभी, अभी तो खैर कुछ भी कह रहे हैं, कबल अज़ वक्त होगा, बड़ी अनसर्टनिटी सी है पीटीआई के फ्यूचर के हवाले से, इमरान खान साहब के फ्यूचर के हवाले से, आइंदा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, लेकिन आप समझते हैं कि अगर मामलात बेहतर हो जाते हैं पीटीआई के लिए, साजगार हो जाते हैं, तो क्या जिस तरह से ये लोग गए हैं इनको वापस जगह मिल सकती है पीटीआई में आपके ख्याल से? देखिए समीना, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने जो दावा किया है कि जी वो जिसे टिकट देंगे वो इलेक्शन जीतेगा, और उनको इनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं, देख वो ये समझते हैं बात के वो जो ये लोग हैं जो उनके इंतहाई करीबी थे। देखिए कुछ लोगों का जाने का इमरान खान साहब को भी दुख और अफसोस होगा, लेकिन जो हालात बने और जिस हालात में गए, अब देखना ये है कि इमरान खान साहब उस पर क्या लेते हैं। अगर तो इमरान खान साहब ने ये सोच लिया तो फिर तो जब बतौर कप्तान भी, जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, तो अगर किसी के ख़िलाफ़ हो जाते थे या दिल में उनके कोई बात आ जाती थी तो फिर उसके लिए दोबारा टीम में कभी जगह नहीं बनी। तो इमरान खान अपनी सियासी टीम में भी दोबारा उसे जगह नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये सोचा कि नहीं वाकई इन पे बड़ा प्रेशर था, कोई दबाव था, कोई मामला थे, ये थे वो थे, फिर इवेंट्स केस टू केस देख लेंगे। उसकी वजह ये है कि किसने बुरा भला कहा, किसने डिफेंड, किस पे कितना प्रेशर था, और सियासतदानों को बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन मामला ये है कि क्या अगले इलेक्शन तक, पहला सवाल तो ये कि आइंदा इलेक्शन होंगे कब, इलेक्शन होंगे कब, सबसे बड़ा सवाल ये है। मैंने तो वो सवाल की शुरू में बात कर ली ना, वैसे तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी तो है अभी बहरहाल, लेकिन इलेक्शन कब होता है इस पर तो मैं आती हूँ। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, तो ये आपको वैसे इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस इसमें सही है या आपको ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इमरान खान साहब? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है ना इस वक्त वो अपनी ये ना बचाने के चक्कर में है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि मैं बड़ा मजबूत हूँ और मैं अपनी बात पे हूँ, मैं हक पे हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपनी अना नहीं छोड़ूंगा। नहीं, इससे मैं ये कह रही हूँ कि पॉपुलैरिटी का जो बात हो रही है, मैं आपसे यही, उससे आपको लगता है कि इमरान खान साहब, जैसे एक दफा कहा जाता था ना कि खंबे को भी भुट्टो साहब टिकट दे देंगे तो वो भी जीतेगा, तो आप समझते हैं पॉपुलैरिटी का वाकई ये लेवल है कि ये लोग चले जाए, इनकी जगह कोई भी एबीसी आ जाए तो वो जीत जाएगा? नहीं समीना, पॉपुलैरिटी का लेवल जरूर है, लेकिन अब वो नहीं है जो 9 मई से पहले था। अब आप इस बात को समझ लें कि इस पूरे सीन ने उस पर भी डेंट डाला है। और अब मजीद देखें, जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं उनका भी बड़ा एक मुकाम, हर सियासी कारकुन अपने साथ कुछ ना कुछ तो कैपिटल रखता है ना, तो ये सारी चीजें वैसे इसको गेज करने का तो तरीका तभी पता चलेगा ना कि डेंट वाकई डाला है या नहीं, कि अगर हम उसके ऊपर कोई इलेक्शन उसके बाद देखेंगे तो पता चलेगा। इसको हम कैसे अभी जज कर सकते हैं, ये एक अलग वैसे सवाल है। लेकिन बहरहाल चौधरी साहब की तरफ, चौधरी साहब आपको लगता है कि इमरान खान साहब को सब छोड़ भी जाएं तो पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पीटीआई वही है जो इमरान खान है और इमरान खान वही है जो पीटीआई है, तो जिसको भी टिकट दे देंगे वो उसके लिए वही मैटर करेगा। आप इस सिचुएशन को बड़ा आइडियल देख रही हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन किन सूरत हाल में होंगे। थर्ड वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी सिर्फ काफ़ी नहीं होती है, ये साबित पाकिस्तान में आज से नहीं 1950 से ये ऑनवर्ड्स ही होता है। पॉपुलैरिटी इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुझे आज भी जो ग्राउंड रियलिटी यही है, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पॉपुलर है बाकी जमातों की निस्बत, लेकिन क्या ये पॉपुलैरिटी कनेक्ट कर सकेगी इलेक्शन को जीतने के लिए? क्योंकि आप शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खान साहब को बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस जो हैं, वो ज़्यादा मेजर चैलेंजेस जो हैं उनका सामना है, और उनको वो जो है पहले वो इस वक्त तो सर्वाइवल का भी चैलेंज है ना पार्टी के लिए, क्योंकि अब ये तो ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंदिया दिया है कि जी हम बैन करने के लिए सोच रहे हैं। देखें वो बैन करें या ना करें, एक तो आप ये भी तो देखें ना, जो छोड़े वो उनके साथ तो नहीं जा रहे। ये भी तो एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट बात है ना कि जो लोग पीटीआई को छोड़े हैं वो उनके साथ तो नहीं जा रहे, वरना होता यह है कि हुकूमती पार्टी में शामिल होते हैं तो कोई। लेकिन इसमें फर्क है ना चौधरी साहब, अभी इतने वो एक एक्सट्रीम पे थे और एक दिन के अंदर वो ये तो नहीं कि वो दूसरे। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, नहीं एक्सट्रीम में मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो इलेक्शन के हवाले से बात करें, आप बड़ी आइडियल सिचुएशन को सामने रख रही हैं। आइडियल सिचुएशन नहीं है और आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। हमारे मुल्क में आइडियल सिचुएशंस नहीं है, इस वक्त भी नहीं है, और वो जो इलेक्शन होगा उसके मारूजी हालात के मुताबिक आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी जमात कहाँ पे कैसे खड़ी। इस वक्त
कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है। किसी की आप ये कहें कि अगर कोई इलेक्शन में जाना चाहता है और तो वो बात मेरे जो राय वो ना, लेकिन इलेक्शन की चूंकि बात हो रही है तो एक बड़ी मार्केट में हवा है इस चीज़ की कि अब आगे ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई को बैन करके, इमरान खान साहब को आइसोलेट करके, और इमरान खान साहब पे मुमकिन तौर पर हो सकता है कोई नाअहली वगैरह भी हमें आने वाले दिनों में नज़र आए। उसके बाद फिर हुकूमत का प्लान है कि बहरहाल इलेक्शन हमें करवाने हैं, इलेक्शन में हम जाएंगे, लेकिन पीटीआई को एक साइड पे आउट करके, तोड़ के, जिस तरह भी, यानी इस सिचुएशन में उसको जो है वो कहीं एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में ही वो जाएगी। आपकी नज़र में ऐसा आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं और ये 2-3 स्टेप्स इसी तरह से आपको होते नज़र आ रहे हैं? अच्छा, एक्चुअली ऐसा है कि ज़ाहिर है असेंबलीज की मुद्दत तो आपको पता है कि ख़त्म हो जाएगी, अगस्त तक तो उनकी मुद्दत है, ये ख़त्म हो रही है। उसके बाद इसमें कोई मज़ीद तोसी तो नहीं दी जा सकती, तो इसलिए इलेक्शंस तो एक अनअवॉइडेबल चीज़ है जो कि गालिबन अक्टूबर में इनको कराने ही पड़ेंगे कि हम इंटरिम हुकूमत का भी अगर इसमें वक्त लगा लें, उनके भी जो चंद माह होते हैं वो भी हम लगा लें, तो अक्टूबर का ही टाइम इसमें प्रैक्टिकली बनता है। और वो असेंबलीज के टेन्योर के एक्सपायर के बाद तो आई थिंक वो तभी उन्होंने इलेक्शंस कराने हैं, और ये इसको मुझे नहीं लगता ये आगे मजीद इससे ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हो रही हैं ना, अभी से जो स्टार्ट हुई हैं, वो बड़ी वाज़ेह हैं, और इसमें जाहिर है पीटीआई का अपना भी किया धरा है, क्योंकि 9 मई को जो कुछ हुआ, पीटीआई लीडरशिप चाहे जितना मर्जी कहे कि हमारा उस पूरे इंसिडेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनके कुछ लीडरान के, जाहिर है आपको पता है, ऑन रिकॉर्ड उनकी चीज़ें हैं, उनके बयानात हैं, जहाँ वो ये कह रहे थे कि हम सारे जा रहे हैं और अब हमारी अगली मंजिल GHQ है या कोर कमांडर्स हाउस है वगैरह वगैरह। उसमें मिसक्रिएंट्स हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखें ना, ये भी बात एक अचंभे की है कि इस पूरे इंसिडेंट को किस हद तक प्रोब किया गया, उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं जो हमारे सामने हैं, कितने लोग थे जो लेजिटिमेट पीटीआई के लोग थे, क्योंकि जो जिनसे हमने अपने प्रोग्राम्स वगैरह में भी बात की है, तो वो तो सारे यही कहते हैं कि हम लोग तो बाहर जाके एहतजाज कर रहे थे, चाहे कोर कमांडर्स का घर था या GHQ था, हम तो बाहर खड़े हुए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, हम अंदर नहीं गए, हमने किसी चीज को नहीं तोड़ा फोड़ा, वहां पर वो लोग कैसे आए हमें नहीं पता। उनका ये मौक़िफ़ है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर कितनी तहकीकात हुई, बिल्कुल एक समझे एक ग्रे एरिया है ये, इसका हमें कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि जी जो लोग थे उनको जियो फेंसिंग की गई है, उनकी नादरा से उनके चेहरे फेशियल आइडेंटिफिकेशन की गई है, और जो इसके अंदर लोग निकले हैं उनको पकड़ा गया है, और उनको पकड़ के चंद के ऊपर आर्मी एक्ट, चंद लोग मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे, चंद लोग आर्म कोर्ट्स में जाएंगे। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब देखें, एक ये बात है कि, और ये तो यूनाइटेड नेशन ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया जो आप बात कर रही हैं एग्जैक्टली, कि पहले आपको इसको प्रॉब करना चाहिए, और फिर आर्मी एक्ट इतना आप डायरेक्ट उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले उसके लिए आपके पास सॉलिड कुछ एविडेंस भी तो हो जी, और पब्लिक के आगे लाएं। देखिए, हाँ, लोगों को बताएं, कन्विंस करना जरूरी है, लोगों को ठीक कन्विंस करना जरूरी है। आप ये जो एक अजीब सा एक क्लाउड बना हुआ है, आपने ये इस धुंध को हटाना है। हमारी आंखों पे तो धुंध है, हमें कुछ नहीं पता कि इनमें से कौन से लोग थे, कितना फेयर है ये वाला ट्रायल, कितने लोगों को फेयरली पकड़ा गया है। फिर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका हमने दूर दूर तक ये नहीं सुना था, जैसे असद उमर है या शाह महमूद है, इस तरह के लोगों का, इवन ये जो मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा या मलिका, मैंने इन लोगों की एटलीस्ट मेरे हद तक कोई चीज नहीं आई है कि मैंने इनकी कोई वीडियो देखी हो कि जब ये कोई कह रहे थे कि जी हम चलें, हम यहाँ पर जा रहे हैं, हम जलाओ घेराव कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं। तो अगर इनके कॉल डिटेल्स इन्होंने निकाले हैं, इनकी कॉल्स में अगर कोई ऐसी चीजें आई हैं या इंकशाफात हुए, तो हमें नहीं पता। आपको बताया है क्या किसी ने, या मुझे बताया है किसी ने? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गवर्नमेंट ने या इदारों ने? इस तरह की चीज तो दूर दूर तक हमने नहीं देखी। राइट। देखिए, जब क्लाउड और ये जब तक ये धुंध नहीं, क्लैरिटी से ये चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और अगर कॉल्स वगैरह में राब्ते भी हैं एक दिन पहले या उस वक्त, तो इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं कि वो इसी बात के लिए हो रहे हैं अटैक। जाहिर है वो तो राब्ते में वैसे भी रहते हैं कि भाई हमने प्रोटेस्ट करना है, तो लोग आपस में राब्ते में होते हैं। इससे ये कैसे ये इंटरसेप्ट किया हो कि किसी भाई दहशतगर्द से या किसी इस तरह के एलिमेंट से उनका राब्ता हुआ हो, तो बताएं ना हमें, इनके कॉल लॉग्स दिखाएं, इसके ऊपर इस बात पे कोई ट्रांसपेरेंसी हो। क्योंकि अगर अदरवाइज नहीं होती है ना, तो देखिए माजी में भी ये हुआ है, जिस पार्टी को भी सप्रेस करने की कोशिश या एक इस तरह की धुंध के जरिए उनको बंद करने की, खत्म करने की कोशिश की गई है, लोगों के दिलों में उनका सिंपैथी वोट और बढ़ा है, और बढ़ा है। ठीक। चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो नून लीग हो, IJI से पीपल्स पार्टी का 90 की दिहाई में इलेक्शन हो, बहुत सारी मिसालें हैं। उस वक्त तो ऐसी ब्लैटेंट रिगिंग होती थी, ना लोगों के हाथ में मोबाइल फोन था,
ना मीडिया था, ना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर भी कुछ नहीं था। तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। इतनी ब्लैटेंट रिगिंग के बावजूद अगर आईजीआई के मुकाबले में पीपल्स पार्टी जीती थी, तो अब इसको इस तरह से दबाना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन इमरान साहब के सामने ज़रूर रखूंगी कि इमरान साहब, जो हुकूमती वज़रा इंदिया दे रहे हैं और जो उनका मूड नज़र आ रहा है, जो आज मरीम नवाज साहिबा ने भी जिस तरह से एक बड़ी शोला ब्याह किस्म की तकरीर करते हुए ये डिक्लेयर कर दिया कि जी ये बिल्कुल दहशतगर्दी इनकी जानिब से हुई है और इनको बैन होना चाहिए, गद्दार भी डिक्लेयर कर दिया इमरान खान साहब को, तो आप समझते हैं कि 9 मई का वाक़या तो सारे ही मजम्मत करें, लेकिन बग़ैर तहकीकात के इस वाक़े की आड़ में क्या हुकूमत वक्त अपना सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है और अपनी सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ जमात को बैन करने का सोच के उन्हें आउट करना चाहती है मुकाबले से? समीना, सीधी सी बात है कि हम तो किसी भी जमात को बैन करने के हक में ही नहीं है। कोई भी जमात जो है वो बैन नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात आप ज़रूर समझें कि जब मुसर्रत चीमा जैसी तर्जुमान जो इमरान खान साहब की, वो ख़ुद ये बात कहें कि जी देखें ये सारा कुछ इमरान खान साहब की उन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से हुआ, ये पहले से प्लान थी जो चीज़ें, पीटीआई के ख़ुद लोग ये आके ये बताएं कि जी ये तय था कि अगर इस तरह से हो गया, गिरफ्तारी हुई तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो ये आपने जब तय किया तो देखिए मॉब किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। आप मॉब को अगर कोर कमांडर हाउस ले जाती हैं, आप मॉब को अगर कवल शोजब साहिबा की और दूसरे लोगों की जो कॉल ट्रेसेस हुई हैं कि आप GHQ पहुंचे, और ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी थी। अब जो लोग हैं जिन्होंने ये मामला सारे कर दिए हैं, सीधी सी बात है, एक बात तो आप ज़हन में रख लें कि रियासत ने ये फैसला कर दिया है कि इस तरह के वाक़यात में जो मुलव्वस है उसे तो कोई राहत नहीं मिलेगी। वो तो चाहे वो आर्मी कोर्ट में लेके जाएं, चाहे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएं, जहाँ भी जाएं उनको सज़ा मिलेगी। मुझे ज़ाती तौर पे उनसे ना कोई लगाव है, ना कोई फ़िक्र है। मुझे फ़िक्र उन लोगों की है कि जो हज़ारों लोग इस केस इन मुकदमात में गिरफ्तार हो गए हैं, जो जेलों में हैं, जो नज़रबंद हो गए हैं। देखें वो हज़ारों के हज़ारों जो हैं वो उसमें मुलव्वस उस तरह से नहीं हैं। आप उनका ख्याल रखें ज़रूर कि वो जो बेचारे बेगुनाह हैं, वो जो सिर्फ जो किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस बात को अगेन वही बात है कि फिर प्रॉपर तहकीकात, ट्रांसपेरेंट सिस्टम से ही इस चीज़ को इंश्योर किया जा सकता है कि सिर्फ जो मुजरिमान है उन्हीं को सजा। अच्छा, लेकिन एक ब्रेक से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि तहकीकात बहुत हद तक हो चुकी हैं और बहुत अभी हो रही हैं, और जो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं जब वो सामने आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुल के खुद अपने आप सामने आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर अगेन सवाल यही आता है कि जो तहकीकात कर रहे हैं वो कितने इंडिपेंडेंट इदारे हैं? क्या हुकूमत के वजारत दाखिला के तहत जो तहकीक होंगी वो सबके लिए काबिल कबूल होंगी? उसमें फिर क्या इमरान खान साहब से कहें कि आप खुद अपनी तहकीकात ये बात नहीं मैं कर रही, मैं तो इदारों नहीं करना है ना, पर मैं तो उनकी बात कर रही हूँ ना कि वो तो फिर क्वेश्चन इसी तरह के रेस करके उनको भी कॉन्ट्रोवर्शियल बनाएंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आते हैं, फर्दर बात करते हैं कि जो नई पार्टीज बन रही हैं उनकी क्या आगे नज़र आ रही है, पॉलिटिक्स कोई स्पेस होगी, और फिर साथ ही बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी आया है उससे क्या महाजराई सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत के दरमियान आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन। और जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं पॉलिटिक्स में फिर से। कल भी एक पार्टी बनने का ऐलान हुआ था, यासिर साहब ने, राजा यासिर साहब ने अनाउंस की थी हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से। अब जहांगीर खान तरीन साहब भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जाहिर नज़र आ रहा है कि जो जनूबी पंजाब और लोधरा वाली साइड है उसमें जितने भी इलेक्टेबल्स हैं और जो उनके साथी करीबी पहले भी एक ग्रुप नज़र आता था वो सब भी उसमें शामिल होंगे। तो ये कितना नज़र आ रहा है कि कोई डेंट डालने वाले हैं इमरान खान साहब को या किसी और सियासी जमात को भी? कितना टफ कंपटीशन होने वाला है? तो चौधरी साहब से पहले लेती हूँ। चौधरी साहब, जहांगीर खान तरीन साहब जो ये कर रहे हैं पार्टी का अनाउंसमेंट, ये कमोबेश वही लोग हैं जो इनके साथ पहले भी थे? कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको इनका? अभी तो उस पार्टी की अनाउंसमेंट आई है, अभी तो उसकी कोई हैयत सामने नहीं है, कौन से लोग शामिल हो रहे हैं कौन से नहीं हैं। क्योंकि साउथ में जो पीपल्स पार्टी में कोई एक दो कामयाबियाँ हुई हैं, जो आप पहले कह रहे थे ना कि वो छोड़ के शामिल नहीं हो रहे, तो पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हुए हैं। एक अली हैदर MNA हैं और उस्मान तरकई हैं वो, लेकिन उसमें तो शाहराम तरकई और वो मर्दान वाला वो और मामला है पॉलिटिकली। तो अभी इस जो सियासी जमात बनाने जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब,
उसकी क्या हैसियत होती है, उसमें एक जहांगीर तरीन साहब किन लोगों को लेके आते हैं। देखिए मेजॉरिटी तो लगता है कि इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करेंगे और इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके जो है, लेकिन जो इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है अब वो जो मॉडर्न डे पॉलिटिक्स इस वक्त है और जो पाकिस्तान में वोटर्स की एक बहुत जो सेगमेंट है जो नया ऐड हुआ है उनको अट्रैक्ट कर सके। पिछले एक पूरे साल की सियासत भी रही है पाकिस्तान में, उसने भी बड़ी चीज़ें चेंज की हैं। बिल्कुल की हैं, और वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो अब नया क्या वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्टेबल्स को कि नहीं करते हैं, किस हद तक करते हैं। इलेक्टेबल्स का एक असर तो पड़ता है ज़ाहिर है किसी भी जमात में, क्योंकि उनका एक अपना वोट बैंक होता है। वोट बैंक प्लस पार्टी का वोट और प्लस स्विंग वोट जो है, ये तीनों चीज़ें जब तक इकट्ठी ना हो तो फिर सीटों को जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, क्योंकि होता ही है कि जब इस वक्त तो जैसे अगर आप कागज़ पे बैठे तो आपको शायद 3-4 जमातें नज़र आती हों, लेकिन जब फिर उसमें होता ही है कि जो टिकट के उम्मीदवार होते हैं, जब इलेक्शन होता है, जिनको नहीं टिकट मिलता है वो भी खड़े हो जाते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें फिर मिल के तो जो हल्के की सियासत में काफ़ी वो मुख्तलिफ। लेकिन माजी में जो हमने देखा है कि पार्टीज के बने हैं अलग अलग ग्रुप्स, तो वो कोई इतना ज़्यादा काबिले ज़िक्र कारनामे नहीं दे सके अंजाम, ना उन्होंने कोई हमने देखा सवाई काफली के जो एक टाइम पे मुशर्रफ साहब के दौर में काफ़ी अक्सरियत में आ गई थी, उसके बाद वो भी श्रिंक हो गई थी जब PMLN वापस अपने उसमें आ गई। तो ये कामयाब होते हैं ये तजर्बे पार्टियों को तोड़ने के, और ये होगा वो तो देखिए बात यह है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तजर्बा एक किया जाएगा और शायद अब देखना है कि इसको कामयाब करने के लिए क्या क्या चीज़ें लवाजमात जो हैं वो कौन कौन से मसाले आते हैं, तो वो फिर देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल जब पॉलिटिकल रवैयों की आप बात करें तो इसमें जो है वो काफ़ी बदलाव आ गया है, और लोग जो है वो तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी की वजह थी वो एक थर्ड पावर जो थी, थर्ड पॉलिटिकल पावर जो है वो भी उसकी वजह जो है वो एक थी कि वो लोग उसमें देखते हैं कि वो एक तीसरी कुव्वत है, पॉलिटिकल कुव्वत है, तीसरी चॉइस है, और इस चॉइस को रिप्लेस करना जो है क्या इस शॉर्ट टाइम स्पैन में अपहिल टास्क है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो ना आप क्या समझती हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब अगर एक जनूबी पंजाब में कोई बड़ी पार्टी खड़ी करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या उसका नुकसान सिर्फ PTI को होगा, क्या उसका नुकसान PMLN को नहीं होगा? क्योंकि PMLN की भी तो स्ट्रेंथ सारी सिर्फ पंजाब में है, तो सेंट्रल पंजाब में फिर उन्हें PTI के साथ में भी एक टफ कंपटीशन मिले तो इधर से जनूबी पंजाब में एक नई पार्टी मर्ज करती है, तो मेरा ख्याल है और तो किसी सियासी जमात को फर्क पड़े ना पड़े PMLN को भी तो डेंट पड़ सकता है। हाँ पड़ तो सकता है, लेकिन जाहिर है इसका जो पर्पस है वो इमरान खान या PTI का जो वोट बैंक है वो तोड़ना है, क्योंकि इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट PMLN के साथ नहीं है, JKT ग्रुप का, इनका कॉन्फ्लिक्ट PTI के साथ का है। तो जो जितने डिसग्रंटल्ड वोटर्स हैं जो PTI के हैं, जो उनसे अब नाराज हैं, खाइफ हैं, और वो समझते थे कि JKT बेहतर है और वो ये समझते थे कि उनके साथ इमरान खान ने ज्यादती है, तो वो तमाम लोग उनकी तरफ जा सकते हैं। तो आई थिंक इसका फिर भी जो इमीडिएट डेंट आएगा वो PTI को आएगा, और यही चीज समझ आ रही है कि एक अगर PTI हकीकी बन जाती है, एक JKT अपनी को पार्टी एक और बना लेते हैं, तो एक वोट उनका डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली ये चीज वो है जो आप समझे कि 2018 में हमने देखी थी, जब एक तो PTI जो एक पूरी की पूरी पार्टी थी ना, फुल टोटल पार्टी थी जो खड़ी थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त जैसे आज जो हो रहा है PTI के साथ हो रहा है, उस वक्त ये चीजें नून लीग के साथ हो रही थी। इसी तरह से उनके लोगों को महकमा ज़राअत के फोन आते थे और उनको कहते थे आप पार्टी की वफादारियां तोड़ें, तब्दील करें। ये अलग बात है कि उस वक्त मैं नहीं समझती, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने उनकी पार्टी को इस लेवल के लोगों ने छोड़ा हो, लेकिन ये कि तब ये सारी चीजें हो रही थी। और उस वक्त उनका वोट बैंक किन्होंने तोड़ा था, उनका वोट बैंक तोड़ा था ये TLP जैसे ग्रुप ने, जिनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फिर लाया गया था। इस तरह से कुछ और जो ये मजहबी जमातें, बल्कि PMLN तो ज्यादा उस वक्त टूटी थी मुन्ना जब मुशर्रफ साहब का दौर था और जब Q लीग बनी थी, उस वक्त हमें ज्यादा वो उसमें मेजर नजर आया था। ये जब 2018 की जो आप बात करें उसमें जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो उसके बाद तो कोई खास नुमाया लीडर मुझे नहीं याद पड़ रहा है कि जिसने PMLN को छोड़ के PTI ज्वाइन की। तो ये उस वक्त एक हमें जरूर नजर आया था। हाँ यू आर राइट, मैं ये कह रही हूँ कि उस वक्त इतना वो तो सही बात है, उस कोशिश बहुत की थी 18 में भी लोगों को तोड़ने की। बिल्कुल इलेक्शन से दिन कुछ रोज पहले नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और उनकी दीगर लीडरान की, हनीफ अब्बासी का भी जो वो केस था पहले तो सालों साल से लटका हुआ था, एकदम से इन्होंने उसको फिर वो फास्ट पेस करके फास्ट ट्रैक के रातों रात उनको सजा दी, सब कुछ किया, बहुत सारे ऐसे केसेस थे।
लेकिन ये कि आप सही कह रही है, उसमें ब्रेकेजेस नहीं आए थे PMLN में 18 में, लेकिन उनका वोट बैंक तोड़ने की इसी तरह से कोशिश की गई थी कि अलग अलग ग्रुप्स को खड़ा कर दिया गया जिनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट PMLN से था। तो PMLN का जो हाईएस्ट वोटर था वो वहां पर जाए, इस सोच के तहत अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए थे ताकि उनका वोट बैंक डैमेज हो। वैसे भी तब ये बात कही जा सकती थी कि उनका जो वोट बैंक है इसका नुकसान तो PTI को भी होगा, क्योंकि ये तो ग्रुप्स PTI, ये पंजाब की ग्रुप्स हैं, लेकिन उनका इस वजह से PTI को उन ग्रुप्स का नुकसान नहीं था क्योंकि उस वक्त वो जो ग्रुप्स थे वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे विद द PMLN। इसी तरह से अब जो ये तमाम ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं जिसमें PTI हकीकी है या JKT का ग्रुप है, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में PMLN के साथ नहीं है, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द PTI। तो उनके जो टूटे हुए वोटर्स हैं वो यहाँ पर आने का ये एक फैक्टर हो सकता है। ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। इमरान साहब, इस पे भी अगर आपने कमेंट करना हो, प्लस हम देख रहे हैं कि बहुत सारी और भी जमातें जो पहले कलदम करार दी गई आजकल वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। TLP भी हमें नज़र आ रहा है कि एक्टिव हुई हुई है। साद रिजवी साहब जो है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जी हम तहरीक शरीक चला सकते हैं। ये आपको ओवरऑल क्या नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ें नेचुरली हो रही हैं या कोई इलेक्शन का माहौल है, या क्या ये सब सिर्फ अगेंस्ट इसी PTI के जो मामलात हैं उसकी वजह से अगेंस्ट ये सब जनरेट हो रहा है? देखिए समीना, जब केक होता है ना तो हर बंदा उसमें से अपना हिस्सा लेने की कोशिश करता है। साद रिजवी साहब जो है उन्हें भी आपको पता है कि पिछली दफ़ा भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और हर हल्के में उन्हें 2000, 2500, 4000, 6000 वोट भी मिले और जब बाज़ हल्कों से ज़्यादा भी मिले। तो अब उनका ख्याल है कि वो भी इस तरह का प्रेशर ग्रुप बना के या इस तरह की सियासी जमात जो है उसको करें, सामने लाएं कि उन्हें अगर सीट एडजस्टमेंट के तहत कुछ सीटें मिल सके तो वो भी उससे फ़ायदा लें। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो मुन्ना साहब अभी बात कर रही थी, एक चीज़ को आप मिस कर रही हैं। चौधरी शुजात और चौधरी सरवर साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लीग जिसे वो कहते हैं, वो भी एक्टिव है और उससे भी हिस्सा मिलना है। आप इस बात को भी याद रखें। परवेज इलाही साहब के साथ भी जो लोग PTI में आए थे वो भी अब वापस वो भी उधर जाना शुरू हो गया। दूसरी बात ये कि देखें, ये जो PTI के लोग जा रहे हैं ना, इनका मामला इस तरह से भी आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि PTI के लोग जब यहाँ से जाएंगे तो उनका वोटर भी वहाँ से बादिल होगा और PTI के लोग जो खुद जाएंगे उन्हें भी अब चाहिए जगह। अब मुस्लिम लीग नून इन सब को तो नहीं समेट सकती, अगर वो लेंगे तो अपने कैंडिडेट्स के साथ वो कहाँ पे जाएंगे। लिहाजा ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। खिचड़ी ज़्यादा ही बन गई है, काफ़ी कुछ आ गया इसमें। थोड़ा सा जी आगे चलते हैं। एक दो लीगल कुछ क्वेश्चन हैं, मैं चौधरी साहब से ज़रा उस पर ज़रूर ले लूँ। एक तो चौधरी साहब ये ना मेडिकल रिपोर्ट भी आज आई है इमरान खान साहब की और उस पर जो वफाकी वज़ीर सेहत है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। तो जब मैं इसका जायज़ा ले रही थी तो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल भी थी, लेकिन जब मैं इसका नीचे वो पढ़ी थी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर लगाए हैं जी इल्ज़ामात भी कि जी ये शराब नोशी की बड़ी उन्होंने वो सुना ही देना, वो सुना देते हैं जी। हमारे पास उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दें जी। ये 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। कि इन जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल। तीसरी एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। अब यह आपका वजीर आजम था। ठीक है जी। जो साहब ये इस तरह से पब्लिक हो सकती है उनकी जो रिपोर्ट है मेडिकल, और फिर जो इस पे वो चीज़ें हैं ये कितनी क्वेश्चनेबल हैं, क्योंकि इससे पहले तो हम कुछ और मामला देखते रहे, हमने खुद ज़ख्म भी देखे हुए इमरान खान साहब के, वो कह रहे हैं कि जी ये तो बुलेट इंजरी है ही नहीं। वो तो बुलेट इंजरी या तो इनिशियली होता तो फिर तो शायद सामने आ जाती, इतने अरसे के बाद तो कोई चीज़ फ्रैक्चर उनका हील हो गया, वो जो हो गए तो ज़रा वहाँ पर नहीं है। मेरा ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है कादर पटेल साहब की, इसने PDM को ज़्यादा नुकसान किया और जिस तरह से उन्होंने की है, ना इसका मुंह ना सिर ना पैर, और ये जो पैरा डॉक्टर्स का आखिरी पर लिखा हुआ है, ये मेडिकल रिपोर्ट इस तरह से नहीं होती है। मेडिकल रिपोर्ट का एक प्रॉपर अपना एक फॉर्मेट होता है, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ उसमें इस्तारे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो मेंटल हेल्थ कैसे मेंटल हेल्थ जो इसकी जो आपने या तो उसका फिर आपने टेस्ट किया नहीं, क्योंकि मुझे जो पता चला है लीगल सर्कल से,
मैं न्यूज़ भी फ्लैश हुई है, इमरान खान साहब इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। और उन्होंने ये जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने साइन किए हैं, शायद इनके खिलाफ भी वो ज़ाहिर उनको फिर करना पड़ेगा, बिकॉज वो में ये मेंटेन करते हैं कि उनका कोई जो है टेस्ट हुआ ही नहीं और इस तरह से। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये जो बातें की जा रही हैं इसके हमारे जो वकालत में मेडिकल जो जूरिस्प्रूडेंस होती है उसमें हमें ये केसेस करने पड़ते हैं। ये जो कह रहे हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल और ये तो खैर इस्टेब्लिश बातें हैं कि वो अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात ये है कि वो रात को तो कस्टडी में थे, वो सोचते नहीं है ना ये वज़रा, तो भाग चढ़ते हैं। तो वो तो अगर यूरिन सैंपल तो उसकी एक लिमिट होती है, उसके बगैर वो आ नहीं सकता। सो दीज थिंग्स वो ये बैकफायर करेंगी जब ये इसका होगा। तो आई थिंक ये जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट को किया गया है और जिस तरह से आई थिंक नंबर बनाने के चक्कर में वो कादर पटेल साहब ने अपनी हुकूमत का लेकिन ये काफ़ी इस पे क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, दूसरा जो मुझे जॉर्ज साहब आपसे सवाल करना है वो जुडिशल कमीशन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम डिसीजन आया है, तो ये मेंटेन किया है इसको समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और मुअत्तल किया नोटिफिकेशन को, कितना सिग्निफिकेंट है और क्या इस बात का इम्कान है कि कलअदम हो जाएगा जुडिशल कमीशन की? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे ये जो मामला है जुडिशल कमीशन का, ये बहुत ही एक इनअप्रोप्रिएटली हैंडल किया गया है। इस तरह से देखिए, हमारे आइन के तहत जो है 3 इदारे हैं जिनके ऊपर ऐसे चलती है, वो एक पार्लियामेंट है, अदलिया है और इंतज़ामिया है। ये जो कमीशन बनाया गया है, अब ये आप अपनी मर्ज़ी के जजेस नहीं कभी भी लगाते, जो सेटल्ड प्रिंसिपल भी है, प्रैक्टिस भी है। 2013 में भी एक जवाली साहब का भी जजमेंट है और उसके अलावा एक, अगर आपको याद हो, क्योंकि इसमें जो मामलात हैं वो हैं कॉल रिकॉर्डिंग के, सर्वेलेंस के, और इसमें आपको इमरान साहब बिल्कुल याद होगा 97 में जब सज्जाद अली शाह साहब का मामला हुआ था और वो चैम्बर से कुछ चीज़ें निकली थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट्स हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि ये रिकॉर्डिंग हुई हैं और जजेस की फैमिलीज़ की हुई हैं, दैट कैन बी अ वैलिड कॉज फॉर द डेजोलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरी बात यह है कि आप इदारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो आइन में आर्टिकल 176 में उन्होंने कहा है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस जितने पे मुश्तमिल होगी जो कि कानून के मुताबिक ये सदर पाकिस्तान। तो चीफ जस्टिस का जो इदारा है, आप उनको कंसल्ट किए बगैर, और स्पेशली जब उन्होंने लिखा भी बिल्कुल उनकी मशावरत से, जब आपने एतमाद में लिए बगैर नहीं, 2 सबऑर्डिनेट जो अपना उनकी जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, उनके आपने जजेस किए विदाउट कंसल्टेशन चीफ जस्टिस, ये तो आपने इदारे के अंदर बिल्कुल मुदाखलत कर दी ना जी। और फिर अपनी मर्जी के तो आप जजेस नहीं दे सकते, ये ऑलवेज ये लीगल पॉइंट तो बड़ा वैलिड है आपका, लेकिन मुन्ना, इससे आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए फिर हुकूमत के हाथ एक चीज़ आ जाएगी कि देखें जी, अगर आप सच्चे होते तो आप होने दें तहकीकात, जो भी जज कर रहे हों, बात ये कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बेसिकली अपने जजेस को बचा रहे हैं और इमरान खान की तरफदारी करते हैं, इसलिए ये तो वो उनको इनके हाथ एक फिर आपने एक चीज़ दे दी है कि जिसके ऊपर वो क्वेश्चन करते रहें। देखिए, ये तो मुझे लगता है इसमें तो कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड है और ये एक से ज़्यादा मल्टीपल मौके ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ सामने आ चुकी है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि थोड़ा सा इस डिवीजन को जब भी दूर करने की कोशिश की जाती है, जैसे मुझे याद पड़ता है वो जो बेंच था जिसने इमरान खान की गिरफ्तारी को इलीगल करार दिया था, उसमें वो हम ख्याल जिसको कहती है गवर्नमेंट, वो पूरा बेंच हम ख्याल नहीं था, उसमें जस्टिस अतरमिनल्लाह साहब भी थे। यस। तो हाँ, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि उसको ये चीज कह सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से वो जब ठीक करने की भी अपने लाइक माइंडेड जिसको वो कहते हैं उसके अलावा लोगों को अगर वो डालते हैं, तब भी वो अगर वही क्रिटिसिज्म आता है तो इसका मतलब ये कि ब्लैंकेट शायद तनकीद की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के भी बारे में देखें, अभी जो ये 14 मई वाला केस चल रहा है, जो इलेक्शन वाला केस है, हम समझने से काफिर हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उन्होंने दोबारा कहा है 14 मई को नहीं होती, उसको रोज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आते हैं रिप्रेजेंट करने, उनको चीफ जस्टिस की तरफ से तकरीबन रोज की बुनियाद पर उनको बड़ा सख्त ग्रिल किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर आया हो कुछ क्यों नहीं रहा, क्या चीजें हैं जो रोके हुए हैं पूरी चीज, ये चीजें वाकई समझ से बाहर हैं। और काफी ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमें कोर्ट्स लगता है कि बिल्कुल अभी इस वक्त एक अपने
एक लल फेज में गई हुई हैं, वो कुछ अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रही, किसी में भी अपना जो एक स्टांस है वो क्लियर कट देने में बहुत रिफ्रेन कर रही हैं इस वक्त कोर्ट्स। ठीक, तो प्रेशर में लगती हैं आपको कि आ गई हैं जिस तरह से हुकूमत ने प्रेशर डाला है। ठीक है, चलिए। लेकिन बहरहाल जी, अब इमरान साहब सॉरी आपसे मैं टाइम खत्म हो गया, इस पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सके आज, यही प्रोग्राम को समेट का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रही हैं आज। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।